नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। उपस्थित हूं एक शानदार टॉपिक लेके, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें अपन बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, रासायनिक घटक और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। आइए समझते हैं पीपीटी के माध्यम से विस्तार से। समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं और कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मिटोस और कॉन्डियन। मिटोस यानी थ्रेड्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सूत्र या तंतु। कॉन्डियन यानी ग्रैन्यूल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं कण। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका ध्रुव। यहाँ पे एक शब्द आया है यूकैरियोटिक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, इसके ऊपर मैं फुल टॉपिक कवर कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग एक बार उसको देख लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए मैं बता दूं कि सेल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है यूकैरियोटिक सेल और एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं एनिमल यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका यानी कि हमारे शरीर में जो, हम लोगों के शरीर में जो कोशिकाएँ हैं वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं की श्रेणी में आती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका को हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्रांद्रकीय कोशिका। यूकैरियोटिक सेल को हिंदी में कहते हैं शुक्रांद्रकीय कोशिका। यूकैरियोटिक सेल उन सभी जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिकाओं यानी कि जिनकी सेल के अंदर केंद्रकला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा एक केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। शुक्रांद्रकीय यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका ध्रुव यानी साइटोप्लाज्म में अनेक सूक्ष्म गोलाकार क्षण या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में उपस्थित होता है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सर्वप्रथम कॉलिकर नामक वैज्ञानिक, जिनका पूरा नाम अल्बर्ट वॉन कॉलिकर है, इन्होंने सन 1880 ईस्वी में कीटों की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी। तत्पश्चात सन 1890 ईस्वी में रिचर्ड अल्टरमैन नामक वैज्ञानिक ने इनका वर्णन बायोप्लास्ट के नाम से किया। इसके बाद जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉल बिंडर नामक वैज्ञानिक ने सन 1897 ईस्वी में इन रचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। नोट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने कुछ शब्दों को यहाँ हाईलाइट किया है। मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूँ कि गूगल पे अपलोडेड कुछ किताबें, कुछ साइटों पे माइटोकॉन्ड्रिया के सन के बारे में, स्पेशली सन के बारे में काफ़ी अनभिज्ञताएँ हैं, काफ़ी गलत जो है इन्फॉर्मेशन है। बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमेशा रजिस्टर्ड पब्लिकेशन से पढ़ना चाहिए, अच्छी किताबों का सहारा लेना चाहिए, अच्छी किताबों से जो है ज्ञान अर्जित करना चाहिए। जिस किताब से मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक को कवर किया है, उस किताब का रेफरेंस मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमेशा रजिस्टर्ड पब्लिकेशन से पढ़ना चाहिए, रजिस्टर्ड किताबों से पढ़ना चाहिए, अच्छी किताबों से ज्ञान अर्जित करना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गाई की कोशिकाओं को छोड़कर पौधों तथा जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई सामान्यतः लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जनरली 1.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक होती है। इनका व्यास यानी कि डायमीटर 0.5 से 1.0 माइक्रोन तक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी भिन्न भिन्न कोशिकाओं में अलग अलग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटी एवं वसा प्रोटीन यानी लिपोप्रोटीन द्वारा निर्मित बाहरी एवं भीतरी दो झिल्लियों द्वारा घिरी रहती है। इनकी रचना इकाई झिल्ली यानी यूनिट मेम्ब्रेन की तरह होती है। बाहरी झिल्ली सपाट यानी समतल, अंग्रेजी में फ्लैट बोलते हैं। बाहरी झिल्ली फ्लैट होती है, बाहरी यानी कि आउटर मेम्ब्रेन फ्लैट होती है, परंतु भीतर झिल्ली यानी कि इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरह माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा यानी कि कैविटी में बहुत सी हाथ की उंगलियों की भांति रचनाएं बनाती है, जिन्हें किस्टी कहते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। अंदर की झिल्ली यानी कि इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को दो विभिन्न कोष्ठों में विभाजित करती है, यानी कि दो विभिन्न चैम्बर में डिवाइड करती है। पहला है आउटर चैम्बर और दूसरा है इनर चैम्बर। आउटर चैम्बर को कहते हैं ब्राइकोस्ट और इनर चैम्बर को कहते हैं भीतरी कोष्ठ।
बात करते हैं आउटर चैम्बर की। यह बाहरी एवं भीतरी झिल्लियों, बाहरी यानी कि आउटर मेम्ब्रेन एवं इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्थान होता है, जो लगभग 60 से 80 एंगस्ट्रॉम होता है। बात करें अगर भीतरी कोष्ठ की यानी कि इनर चैम्बर की, यह भीतरी झिल्ली यानी कि इनर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ बीच का काफ़ी बड़ा स्थान होता है, जिसमें सघन एवं कणिका युक्त जेली पदार्थ भरा रहता है। इस पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। भीतरी झिल्ली यानी कि इनर मेम्ब्रेन एवं किस्टी की सतह पर बहुत से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इन्हें F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। ये 70 से 100 एंगस्ट्रॉम की लंबाई के टेनिस के रैकेट के आकार के होते हैं। प्रत्येक F1 कण 3 भागों में बटा रहता है: आधार, वृंत और सिर। आधार यह चौकोर टुकड़े की तरह होता है तथा इसी के द्वारा कण झिल्ली से लगा रहता है। बात करें वृंत की, यह छड़ के आकार का होता है तथा आधार एवं सिर को जोड़ता है। बात करें सिर की तो यह गोलाकार एवं वृंत के ऊपर सहित होता है। F1 कणों में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एवं ऑक्सीकीय फॉस्फोरिलीकरण में काम आने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स कहा गया है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक घटक यानी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन 65 से 70% होता है, फॉस्फोलिपिड 25% होता है, RNA 0.5% होता है, DNA की कुछ मात्रा होती है। जब मैंने DNA पर टॉपिक कवर किया था तो उस समय मैंने बताया था कि DNA जो है हमारे कोशिका के केंद्रक में भी होता है और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहते हैं। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर कहते हैं यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि कोशिकाओं को जैविक कार्यों यानी कि बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। इन संरचनाओं में ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप हाई एनर्जी वाले ATP कंपाउंड का निर्माण होता है। ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP में एनर्जी स्टोर रहती है। इस ऊर्जा से कोशिका के विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु यानी कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल के पूर्ण ऑक्सीकरण यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन से जितनी ऊर्जा विमुक्त यानी कि एनर्जी रिलीज होती है, उससे 38 ATP मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। आसान शब्दों में बस इतना समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर की कोशिकाओं का ऊर्जा घर है यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल है।